ये तो आज हमारी अकाउंटिंग रेशो की थर्ड क्लास है। पहली दो क्लासेस में हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को चेक करने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेक करेंगे। थर्ड आता है हमारा एक्टिविटी रेशो, जो है टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 4.47 पर एक्टिविटी रेशो। इस रेशो का पर्पस है हमारा ये देखना कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। कंपनी के पास सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। चाहे किसी भी टाइप का रिसोर्स हो, पैसा हो, जमीन है, इक्विपमेंट्स हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सब लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको अगर हमें चेक करना है तो उसका यूज है हमारा, उसका तरीका है एक्टिविटी रेशियो चेक करना। इन एक्टिविटी रेशियो से कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हम जज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला रेशियो है, ये थर्ड है, ध्यान रखना, ये थर्ड है सी। इसमें पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पेज नंबर 4.47 पर है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे बोल देते हैं सीओजीएस, सीओजीएस। यानी जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी। कोई गुड्स अगर आप 10 लाख का बेच रहे हो, कोई गुड्स अगर आप 10 लाख का बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। जो मैं पूछना उसका जवाब दो। कोई गुड्स मान लो अगर आप 10 लाख का बेच रहे हो तो जनरली उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अरे यार पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। अबे 11 लाख के 9 लाख या 10 लाख। हाँ मतलब आप कोई चीज बनाने में 11 लाख खर्च करते हो तो आप उसको खुशी खुशी आप 10 लाख का बेच देते हो ताकि 1 लाख का लॉस हो जाए। 9 लाख है ना। तो कॉस्ट हमेशा कम होती है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर हम 10 लाख की सेल कर रहे हैं और अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया तो यानी जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट 9 लाख थी। बेसिक सी चीज है। ये बेसिक तो हम 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 8th 9th में भी होगा शायद, सेल और कॉस्ट का रिलेशन, कि सेल में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दो तो वो कॉस्ट आ जाती है। अच्छा वैसे फॉर्मूले से आप देख रहे हो, चलो पहले फॉर्मूला पूरा समझा दो। इसका एक और फॉर्मूला है, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट मतलब जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो गई हो, नेट सेल मतलब जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी हो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस स्टॉक की जगह बुक में आपको इन्वेंट्री नजर आएगा क्योंकि कंपनी के केस में वो इन्वेंट्री टर्म यूज होती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लिखते रहो लिखते रहो, रुकना नहीं है। लिख लिया। अब ये क्या है, बेसिकली हम सारे खर्चे काउंट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम ना सारे खर्चे ही काउंट कर रहे हैं। भाई 9 लाख खर्चा हुआ तो कहाँ हुआ, जो माल 10 लाख का बेचा था, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और उसकी कॉस्ट 9 लाख थी, वो 9 लाख की कॉस्ट कैसे आई, उसको हम खर्चों को काउंट करें कि इतना माल पहले पड़ा था, इतना हमने और खरीदा,
बनाने में इतना खर्चा हुआ। जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो ये भी लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। यानी फैक्ट्री के खर्चे और गुड्स को खरीदने के खर्चे, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फैक्ट्री के खर्चे और गुड्स को खरीद कर फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, जैसे कि मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, कैरेज ऑन परचेज या फ्रेट ऑन परचेज, जिसे कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड भी बोल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो फैक्ट्री के खर्चे हैं या गुड्स को खरीदने के खर्चे हैं। कहने का मतलब जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। नोट कर लिया यहाँ तक। ये वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें अभी और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आप देखोगे बुक में, देखो लिखा हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट पर, नहीं तो हो गया चलो। हाँ, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वो आपने देखा होगा कंपनी के केस में, आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L देखा है, उसमें इस तरह से तो होता नहीं है। तो एक बार इसको भी नोट कर लो जो बुक में लिखा हुआ है। यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर फ्रेट इनवर्ट के बाद क्या लिखा है? फ्रेट इनवर्ड के बाद लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस। तो इसका मतलब ये सारा ऐड करके या बस सेपरेट? इन सबको ऐड करना है। ओके। तो फर्स्ट था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। लेकिन अब इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेशो ज्यादा होना अच्छा माना जाएगा कि कम होना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक है दिव्या की फॉर्म और एक है डीजा की फॉर्म। अब हमें देखना है, मेरी दोनों कंपनियां मेरी हैं, मैं देखना चाहता हूँ दिव्या ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है कि डीजा। मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, दोनों की जो सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल या सेल, मतलब सेल ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा ही होगी। दोनों की मैं 5-5 लाख ले लेता हूँ। दोनों ने 5-5 लाख रुपए का ही माल बेचा है। बट इसकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 1 लाख है, दीवा की। और डीजा की जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 2 लाख है। अब मुझे ये बताओ, दीवा ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, या डीजा? क्या कहते हो, दीवा आप के डीजा? हाँ, सिस्टर इसका आएगा 5 टाइम, इसका आ जाएगा 2.5 टाइम, वो तो ठीक है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा एफिशिएंटली का? वहां पे ऐसे डेटा नहीं होता ना, वहां पर रेशियो होता है खाली। हम केवल रेशियो से अंदाजा लगाते हैं कौन एफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली ज्यादा वाला कि कम वाला, ये कि ये क्यों? हाँ, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि दोनों ने सेल इक्वल करी है, लेकिन दीवा ने केवल 1 लाख रुपए के स्टॉक को यूज करके 5 लाख की सेल कर दी। डीजा ने उतनी सेल करने के लिए 2 लाख रुपए का स्टॉक यूज किया है। अब ज्यादा स्टॉक में पैसा रहेगा तो ज्यादा पैसे की ब्लॉकेज रहेगी, यानी ज्यादा पैसा लगाकर वो सेल कर पा रही है। और दिव्या ने कम पैसे से ही ज्यादा सेल कर दी। 1 लाख रुपए के स्टॉक को ही ज्यादा बार रोटेट कर दिया। इसकी रोटेशन धीरे धीरे है, इसकी रोटेशन तेजी से है। इसने 5 बार रोटेट किया साल में स्टॉक को, खरीदा बेचा, और इसने 2.5 टाइम रोटेट किया। तो ये रोटेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। ये आपसे CUT में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे प्रैक्टिकल जो होगा आपका उसमें वाइवा में भी पूछ सकते हैं। सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2।
मतलब साल की एवरेजली कितना यूज किया, वो तो डे बाय डे चेंज होता है तो एवरेज ले लेते हैं। तो यहां पर अगला आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेज नंबर 4.57, पेज नंबर 4.57। नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड रिसीवेबल का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मैं इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो क्रेडिट सेल, उधार जो माल बेचा है। सेल को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट का मतलब उधार, यानी कि क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओहो। अब टोटल सेल में से, अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, क्रेडिट सेल। और सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दूं तो ये कहलाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी यहाँ पे जो नेट सेल, नेट ही लेना होता है। यानी टोटल सेल में से कैश सेल भी माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो लेंगे। ऐसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब भी यही है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझते हो ना आप लोग, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या था फर्स्ट चैप्टर में, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है कंपनी के केस में? डेटर एंड बी आर, डेटर्स एंड बी आर, दो ही तो चीज आती हैं। ट्रेड पेबल में क्या आता है? क्रेडिटर और बीपी। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर भी मुझे बताओ, रेशो ज्यादा, डेटर एंड बी आर फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है भाई तुम्हारा कल। तुम पूछ रहे हो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, पढ़ा क्या था? फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है ये पूछो, डेटर एंड बी आर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे मान लो ए और बी दो फर्म है, दोनों की सेल 5-5 लाख की है, क्रेडिट सेल, दोनों की क्रेडिट सेल कितनी है, 5-5 लाख। इसके डेटा है 1 लाख एवरेज, और इसके हैं 2 लाख। जुबीन, क्या कहते हो, ए ज्यादा एफिशिएंट है बी ज्यादा एफिशिएंट है? सेल दोनों की 5-5 लाख है, लेकिन जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो एक है 1 लाख और बी के है 2 लाख। तुम थे नहीं ना थोड़ी देर पहले, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। तो तुम्हें क्या लगता है, फर्म ए की मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है कि फर्म बी की मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है? ए की, क्यों? बी बोला है कि ए बोला है? ए, तो क्यों? लॉजिकली बताना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आंख बंद किया और अक्कड़ बक्कड़ करके बोल दिया। बताओ हयात। अबे सपने ले रहे थे क्या, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। हाँ अर्नव आप बताओ क्या। ये लड़कों का कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैं बताऊंगा, पहले इनकी तो बेइज्जती कर लो। बताओ। अ, ए क्यों? हाँ ऊंचा बोलो। केवल 1 लाख रुपए के। अच्छा ये बताओ, डेटर ज्यादा होने में अच्छी बात है कम होना अच्छी बात है? कम, कम। भाई देखो, तुम दोनों ने अपनी अपनी दुकान की सेल 5-5 लाख, 5-5 लाख की करी है। तुम दोनों ने ही अपनी सेल 5-5 लाख करी है, लेकिन तुमने 4 लाख की रिकवरी कर ली, इसने 3 लाख की करी। आपके डेटर 1 लाख रह गए, इसके 2 लाख रह गए। तो आप ज्यादा एफिशिएंट हुए ना, कि भाई 1 लाख ही पैसा, पैसा आया ही नहीं। पैसा आएगा तो डेटर कम हो जाएंगे, और जितने कम होंगे रेशियो उतना ज्यादा होगा, यानी कि ये रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना ही मैनेजमेंट एफिशिएंट मानी जाएगी। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये है पेज नंबर 4.62, 4.62।
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। जैसे उसमें क्रेडिट सेल थी, इसमें क्रेडिट परचेज है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल थे, इसमें ट्रेड पेबल है, सेम टू सेम है। हम्म। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सीओजीएस, ये सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्टकट। दो फॉर्मूले हैं सेल में से, या तो जीपी माइनस कर दो, या फिर है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसे मैं अभी कर नहीं रहा साहब, तुम नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा, पहले अभी जो करा रहा हूं उसको कर लो, अभी इसको टाइम दे दूंगा, लिख देना। नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वर्किंग कैपिटल से निकालना है। पेज नंबर 4.65। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, सेल से भी कर सकते हैं, कॉस्ट से भी कर सकते हैं, सीओजीएस से भी। प्रायोरिटी देनी है सेल को। अगर क्वेश्चन में सेल है, आप निकाल सकते हो, तो पहले आपको सेल ही यूज करना है। किसी भी तरीके से आपको सेल नहीं दी हुई, तो फिर आपको कॉस्ट लेके चलना है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लीजा? वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला। हेल्प नहीं करनी है, ये थोड़ा बहन है तो हेल्प करने बैठो, वहां कैसे करोगे? बताओ टीजा, वर्किंग कैपिटल रेशियो का, आप बताओ। अब नहीं, वर्किंग कैपिटल रेशियो डे 1 बताया था मैंने, बोर्ड में आया था क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल रेशियो, बच्चे कहते हैं सेल दी नहीं हुई, कॉस्ट दी नहीं हुई, हम कैसे निकाल दें? मैंने कहा भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं पूछा उसने, वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछा है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, डे 1 शुरुआत से मैंने पहली पहली बात ही यही बोली थी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो यानी कि वर्किंग कैपिटल रेशियो। चलो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं वैसे। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 5, पेज नंबर 4.67। आप देखोगे सबसे ज्यादा पेज यूज हुआ है करंट रेशियो, इसके लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स असेट्स और टर्नओवर का रेशियो निकालना है, यानी कि सेल, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं नेट सेल, डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स, नेट फिक्स असेट्स। नेट मतलब, नेट मतलब जिसमें से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर है तो वो माइनस हो चुका हो। टोटल फिक्स असेट्स यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो है वो हमारी नेट फिक्स असेट्स कहलाती है। हाँ, हाँ, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा। ये नया रेशियो है वैसे, पहले नहीं होता था। मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। नेट मतलब कॉस्ट मतलब जितने में एसेट्स एक्वायर करी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो है एसेट्स की, माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है।
नंबर 6, नेट असेट्स टर्नओवर रेशो, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। ये ज्यादा अच्छा है, कहीं आ जाए और आपको याद ही ना रहे ऐसे। नेट असेट्स टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। लास्ट है ये, सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल माइनस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड मैं पिछली दोनों क्लासेस में आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर भी याद दिला देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। किसी को याद है कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई एक फॉर्मूला बताओ। डेट प्लस इक्विटी और एक नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और, हाँ क्या बोल रहे थे जुबिन? टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है चलो, याद आ गया ना? एक बार इसको नोट कर लो पहले। अब इस सारे में आप जिसमें अटकोगे, जो सबसे पहली चीज अटकेगी वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट। देखो बेसिक रिलेशनशिप है सेल में, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। ये हमने बचपन में पढ़ा होगा। कॉस्ट और जीपी दोनों को ऐड कर दो तो सेल आ जाती है, यानी कॉस्ट में अगर सेल ग्रॉस लॉस माइनस कर दो तो सेल आ जाती है, एक ही बात है। तो इसी रिलेशनशिप से हम निकालेंगे सीओजीएस। लेकिन आपको ना सीधा सीधा नहीं दिया होगा, ट्विस्ट करके दिया होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको सेल दी है 5 लाख रुपए की और क्वेश्चन में जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट। तो सबको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जरा आप मुझे बताओ उसकी कॉस्ट कितनी होगी। सेल इज 5 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। पहले एक बार जरा इसकी कॉस्ट निकाल। तो इसको करने का देखो पहले जो प्रॉपर तरीका है मैथ के तरीके से, वो ये है कि हम मान लेते हैं कॉस्ट जो है वो 100 है। वैसे मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, टाइम भी तो बचाना है। तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। तो सेल कितने की होगी? हम्म, सेल कितने की होगी? ऊंचा बोलो। 125। ठीक है। तो सेल अगर 125 है तो कॉस्ट कितनी है? 100। तो सेल अगर 5 लाख है तो कॉस्ट कितनी होगी? 100/125 इंटू 5 लाख। तो कॉस्ट होगी हमारी 4 लाख। लेकिन अब वहां पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब किस स्टेप से समझ नहीं आया ये पूछना पड़ेगा आपको। मैंने माना कॉस्ट, प्रॉफिट 25 का दिया हुआ है, कॉस्ट का 25%, तो सेल हो गई 125। अब ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं जो हम 6 क्लास में सीखते हैं, मैथ्स, बेसिक मैथ, कि अगर सेल इतनी है तो कॉस्ट इतनी। सेल अगर 1 रुपए की है तो कॉस्ट कितनी होगी? 100/125। तो अगर सेल 5 लाख है तो कितनी होगी कॉस्ट? ये मैथ्स होता है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा करो कि एक ना शॉर्टकट ये ऐसे नोट कर लो कि जो प्रॉफिट है कॉस्ट का, अगर 1/4 है तो सेल का 1/5 होता है। कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का 1/4 होता है।
कॉस्ट का 1/5 है तो सेल का 1/6 होता है। अब यहां पर कौन सा वाला केस अप्लाई हो रहा है, पहले लिख लो लिख लो। मतलब सेल में एक डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बढ़ जाती है, बस इतना ही है। तो, तो देखो यहां पर ये वाला अप्लाई हो रहा है। जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 1/4 है क्या नहीं? 25 जो है, 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। 25% है ना इसमें। तो अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का कितना होगा? देख लो 1/5 है कि नहीं है। क्या प्रॉफिट सेल का 1/5 बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप डायरेक्ट यहां पर प्रॉफिट निकाल सकते हो ऐसे, कि जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 5 लाख का 1/5, यानी कि 1 लाख। अब आपका 1 लाख का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी? सेल 5 लाख है, प्रॉफिट 1 लाख है, तो कॉस्ट होगी 4 लाख। तो यहां से आप शॉर्टकट में निकाल सकते हो। तो नोट कर लो। ये नोट करने के बाद इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको टाइम बचेगा आपका। नोट कर लो एक बार फटाफट। हम्म। अब इसी को थोड़ा सा घुमाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कॉस्ट दी हुई है 8 लाख की, और जो प्रॉफिट है वो है 33 1/3% ऑन सेल। बस सेकंड चैलेंज आपके लिए, करो भाई। कॉस्ट है 8 लाख और जो प्रॉफिट है वो है 33 1/3% ऑन सेल। तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ सेल कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। मेन सेल ही बता दो, सेल कितनी होगी। सबके पास 2 मिनट है, करो ट्राई। देखो इसमें प्रॉफिट जो है वो सेल का 1/3 है। 33 1/3 का मतलब होता है 100/3%। और 100/3% का मतलब होता है 100/3/100, यानी कि 1/3। तो केस हो गया ये वाला अप्लाई। सेल का अगर 1/4, सेल का 1/3 है, चलो यहाँ पे नया बना देता हूं मैं। सेल का अगर 1/3 है तो कॉस्ट का कितना होगा? हाफ, है ना? तो जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 8 लाख का आधा, यानी कि 4 लाख। तो सेल हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 12 लाख। तो किसी को कुछ कहना है इसमें? तो ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं अभी, क्योंकि इन्हीं में अटकोगे बाकी तो कर ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आप देखो, अभी जो आपने करने हैं एक्टिविटी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। अभी आप टीएस गिरेवाल में पेज नंबर 4.49 पर इलस्ट्रेशन नंबर 77 से लेकर 80 तक करो। बस आप भी अभी भी इतना कर लो, फिर बाकी तो घर जाके करने ही है आपको बहुत सारे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 77 से लेकर 80 तक अभी बैठ के मेरे सामने क्वेश्चन करो। देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो दिवा दिव्या होमवर्क डाल देना। इलस्ट्रेशन नंबर 77 से लेकर 113 तक आज का होमवर्क है ये सारा, 28 अक्टूबर। ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं।